नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर बुलेटिन से पहले, जहां पर बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का एक ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर अध्यक्ष मायावती का एक ट्वीट आया है सामने और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा तो आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीबों और दलितों और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में इन्हें परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस की ही तरह टारगेट कर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। मायावती का ये ट्वीट सामने आया, जबकि उन्होंने कहा है कि दूसरे मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है, लेकिन जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों पर भी यहां पर मायावती हमला बोलती नजर आई, जहां उन्होंने लिखा है कि दूसरों के मामले में इनकी कृपा दृष्टि जारी है, लेकिन टारगेट करके कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का एक धमाकेदार ट्वीट सामने आया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में एक अलग हलचल शुरू हो गई है। यहाँ उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों और मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही मायावती ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में इन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी और दलितों को परेशान कर रही है, इस तरह का ट्वीट सामने आया, जहां पर कांग्रेस की तरह ही टारगेट कर परेशान करने का मामला सामने आ रहा है। मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे आपको रूबरू करा दें। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आज पेशी होनी है आजम खान की। आपको बता दें 88 मामलों में आजम खान पर मामले दर्ज हैं। जेल में बंद सपा विधायक आजम खान की आज पेशी होने जा रही है, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। पेशी के लिए लखनऊ रवाना हुए आजम खान और जल्द ही अब सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें 88 मामले आजम खान पर दर्ज हैं। एसआईटी के मामले में सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए आजम खान को ले जाया जा रहा है। 28 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद है विधायक आजम खान और इस दौरान आजम खान की आज पेशी होने जा रही है। आपको बता दें 88 मामलों में आजम खान पर ये मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 87 मामलों में आजम खान को जमानत दी जा चुकी है और आज जेल में बंद आजम खान को लखनऊ ले जाया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि पेशी के लिए वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और इसी के बाद अब जल्द ही उनकी पेशी भी की जाएगी। एसआईटी के मामले में सीबीआई कोर्ट में आज आजम खान की पेशी होनी है, जिसके लिए वो लखनऊ रवाना हो गए हैं। और आपको बता दें कि 28 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद है विधायक आजम खान। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वितीय वैश्विक कोविड शिखर बैठक में डिजिटली हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा की जाएगी। इस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक में उद्घाटन सत्र में महामारी के तनाव की रोकथाम और तैयारियों को प्राथमिकता देने के विषय पर संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को भी हिस्सा लिया था, जिसकी मेजबानी उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ने सुरक्षित और किफायती टीके, दवा, जांच और उपचार की कम लागत वाली स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास करके और जीनोम निगरानी और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण के जरिए इस महामारी से मुकाबला करने में वैश्विक प्रयासों में अहम भूमिका निभाई है। और 3 महीनों से अमेरिका की जेल में बंद अपने बेटे को छुड़ाने के लिए एक पिता ने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल गोरखपुर में जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हरिकेश मौर्य के पिता विश्वनाथ मौर्य ने एक प्रेस वार्ता की और इस माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनका लड़का हरिकेश मौर्य इंटरनेशनल मैराथन धावक है। बचपन से ही उसका सपना था कि वो आईपीएस अधिकारी बने और 15 साल की उम्र में ही उसने गोवा इंटरनेशनल मैराथन में भाग लेकर देश विदेश में टॉप 10 धावकों में अपनी जगह बनाई।
मैराथन में हरिकेश नंगे पांव दौड़ता था और हरिकेश भारत में हुए कई मैराथन्स में भाग भी ले चुका था और अपना बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन इस उपलब्धि के बावजूद एक समय पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे और चौरी चौरा तहसील प्रांगण में उसे सम्मानित किया गया। लेकिन 2017 की बात है जब फरवरी 2022 के दौरान उसे होटल पर एक साजिश के तहत अमेरिकन पुलिस ने छापा मारा और गलत तरीके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरिकेश के पिता विश्वनाथ मौर्य ने कहा है कि इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय, खेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सरकार और जिला अधिकारी गोरखपुर समेत तमाम संबंधी लोगों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। और अब इस पीड़ित पिता का कहना है कि मैं मीडियम के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस होनहार बच्चे को छुड़ाने में भारत सरकार और राज्य सरकार मदद करे। चले जाइए बताइए। खबर औरैया जनपद से है, जहां बिथुना कोतवाली से खबर सामने आई। यहां एक युवती पर दबंग ने अचानक हमला कर दिया, जिससे युवती को संभलने का मौका नहीं मिला और युवती को ईंट और डंडे से मारकर अधमरा कर दिया गया। युवती की चीख पुकार सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों को आता देख ये दबंग युवक, जिसका नाम इंद्रपाल उर्फ बाबा बताया जा रहा है, वो भाग निकला। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने देखा कि वो गाली गलौज करते हुए और अगली बार जान से मार देने की धमकी देते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। आपको बता दें कि इस महिला को बेहोश देख वहां के लोगों ने महिला को आनन फानन में बिथुना कोतवाली ले जाकर भर्ती कराया और उसके साथ ही पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उपचार के लिए बिथुना सरकारी अस्पताल में पीड़ित महिला को भर्ती कराया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते सैफई रेफर कर दिया गया है। किसने मारा? इंद्रपाल जी। क्या नाम क्या है आपका? मधु। हैं? मधु नाम। मधु। तो कहाँ रहती हैं आप? भरतना रोड बिथुना। क्या घटना हुई? किसने मारा, कैसे मारा? जेठ ने घर में घुस के मारा। वजह क्या थी? नींद खुद रही थी तो हमने की अपनी जगह भरना तो ज्यादा वो हाँ, इसी बात काहे से मारपीट की आपकी? ईद से मारा। फिर घटना के बाद आप कोतवाली गई थी? जी तो पुलिस को शिकायत करी आपने? हाँ। तो यहाँ कौन लेके आया आपको CSC में? तो यूपी के औरैया जनपद के बिथुना कोतवाली क्षेत्र में जहां एक लड़की की 10 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन पैसे के लालची ससुराल वाले लड़की की बारात लेकर नहीं आए। इससे पिता को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी और वहीं लड़की के पिता ने समर्थ के हिसाब से दान दहेज नकदी दी, लेकिन RTGS के माध्यम से नगद भी दिया गया, लेकिन दहेज के लालची द्वारा पहले बारात लाने से मना कर दिया गया, क्योंकि उनकी एक मांग जो कि एक गाड़ी और नगद रुपयों की थी वो पूरी नहीं की गई। तो वहीं लड़की के पिता द्वारा पुलिस से अब इस मामले में शिकायत की गई है और लड़के के ऊपर रेप जैसी घटना की भी बात सामने आई, जिसका मामला बिथुना कोतवाली में दर्ज कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यहाँ ये दिखाई दी कि एक बार फिर से दहेज के लोभियों की भेंट एक और लड़की चढ़ी है। हालांकि इसमें जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन एक पिता का मान सम्मान जरूर चला गया है, क्योंकि बारात न आने की जो गम है उस पर चर्चा का विषय बन गया है। हमारी बेटी शादी थी आज और हम आज बारात आनी थी। हमने उनको दान दहेज सब दे दिया, मतलब अब हमसे और गाड़ी और रुपये की मांग करने लगे। हमने उनको रुपया नहीं दे पाए, इसलिए वो अब बारात नहीं ला रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग सौरिक के रहने वाले हैं। आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत मैंने की, लेकिन सुनी नहीं, कोई बात नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं। बेटी कहाँ है? बेटी यहीं पर है। तो वहीं किसान सम्मान निधि का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ही सरकार को पलीता लगाते नजर आए। दरअसल बेजहम ब्लॉक में ATM के पद पर तैनात कर्मचारी ही सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहा है,
जयकरण नाम का ये कर्मचारी और इसका पूरा परिवार पत्नी बच्चों समेत इस योजना का लाभ ले रहा है, जबकि एटीएम के पद पर तैनात कर्मचारी के नाम जमीन बिल्कुल नहीं है। तो वहीं इस प्रकरण में जांच के दौरान सरकारी जांच में आरोपी जयकरण फंस गया। तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी 76,000 रुपए ले चुका है और अब उससे वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आनंद चौकीज रोड पर प्रमोद पान भंडार के सामने बीती रात को जयप्रकाश मिश्रा को अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर और गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी छानबीन कर रही पुलिस ने आज खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त वरुण और दीपक की जानकारी सेंद्री रेलवे ट्रैक के पास मिली है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी तो अभियुक्तों के पास पुलिस ने अभियुक्त को देख लिया और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। यहाँ आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली वरुण के पैर में जा लगी। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं एक अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल वरुण से पूछताछ में पता चला है कि उसकी बहन से मृतक जयप्रकाश के शारीरिक संबंध थे, जिसके चलते मृतक वरुण को ब्लैकमेल करता था और समाज में जलील करने की धमकी देता था। इसी से परेशान होकर वरुण ने इस घटना को अंजाम दिया। मेरे अगले के हमारे केवल संजय भाई इधर से गए और हमारे घर में कोई बात अभी तक नहीं हुआ। अगहन में हमारे खेत पर हमरे बगौड़ी मारा था, हमारे छोटे भाई रामपाल के बगौड़ी मारा था, तब से उनका वो विवाद चल रहा है। अच्छा, आपके भाई पे? हाँ, हमारी शक बस उन्हीं पर और किसी आदमी पर हमको शक नहीं है। तो वहीं मथुरा में तहसीलदार पर प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार गोवर्धन से प्रताड़ित ज्ञान सिंह नाम का एक व्यक्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचा। बताया गया है कि तहसीलदार गोवर्धन के द्वारा फर्जी तरीके से एफआईआर कराई गई, जिसे रद्द करने की मांग की जा रही है। दरअसल गोवर्धन तहसीलदार के द्वारा फर्जी तरीके से पत्रकारों के खिलाफ ये एफआईआर कराई गई थी और अब अपना एफिडेविट देकर फर्जी तरीके से कराए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो वहीं एसएसपी ने भी मुकदमा रद्द करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मजदूर संगठन के अध्यक्ष के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे लोग, जहां पर संगठन ने अध्यक्ष कर्मचारियों के घर पर काम कराने का आरोप लगाया है। यह भी बताया गया कि ज्ञान सिंह तहसीलदार गोवर्धन का ड्राइवर था। संग्रह सेवक गोवर्धन तहसील में जी एसपी साहब को एप्लीकेशन देने आया हूँ। जी, किस मामले में? तहसीलदार साहब ने मुझ पर झूठा मुकदमा लिखा दिया था पत्रकार के खिलाफ। उसमें मेरा कोई भूल नहीं है, नहीं मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी मुकदमा वापस लेने के लिए आया हूँ। वापस लेने के लिए मेरी रिपोर्ट वापस ली जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो भी लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद है, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी और राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी। इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देश का मसौदा तैयार किया है। उसके मुताबिक राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बिना जिला पुलिस कप्तान यानी एसपी या फिर उससे उच्च स्तर के अधिकारी की मंजूरी के राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस दलील के साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा है कि फिलहाल इस कानून पर रोक न लगाई जाए। इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ रायबरेली जिले के बछरवा क्षेत्र का भी महज 4 दिन पूर्व ही सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स को कार्यशैली सुधारने की चेतावनी दी, लेकिन बछरवा सीएचसी के डॉक्टर की भ्रष्ट कार्यशैली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण के महज 4 दिनों के बाद ही सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
इसमें रात को डॉक्टर ड्यूटी पर सोते हुए और वो भी अंधेरे में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बछरवा CHC का बताया जा रहा है, जहां पर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स रात को सोते हुए नजर आए। यहाँ आपको बता दें कि मरीज इलाज के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन वायरल वीडियो में मरीज डॉक्टर को जगाने चाहता है तो डॉक्टर बेखौफ ढंग से कहते दिख रहा है कि जो करना है कर लो, हम सोने ही आते हैं। और इसके बाद पीड़ित मरीज को मजबूरी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा। पर सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो एक तरफ जहां डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निरीक्षण को आईना दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले की स्वास्थ्य में करने का भी पोल खोल रहा है। तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए ये वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। हमारे पेट में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, और हम यहाँ से अपने यहाँ लोकल कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए CHC गए थे, बछरावा CHC जी। तो वहाँ पे जो है कोई मिला नहीं हमको। हम आधे घंटे तक परेशान थे, वहाँ लेटे हुए थे। हमारे साथ दो लोग भी थे, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, कोई मिला नहीं। उसके बाद महिला वार्ड में लड़का गया, वहाँ जानकारी किया तो एक लोग दादी मिली, वो दादी बोली कि यहीं लेटे होंगे। तो आए, फिर उसके बाद देखा तो दरवाजे से जो गेट है हॉस्पिटल का, उस मेन गेट के जस्ट बगल में दाहिने हाथ एक रूम पड़ता है जी, उसी में वो लेटे हुए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि भैया आपकी लेटने की ड्यूटी, हम 1 घंटे से परेशान हैं, आपको ढूंढ रहे थे। तो कह रहे हैं हाँ हमारी लेटने की ड्यूटी है, क्या करोगे? हमने कहा हमारी तबीयत खराब, ऐसी सी बात है। तो कहें कि शोर क्यों मचा। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ ताजनगरी आगरा के आगरा कॉलेज के कई छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन पर पेपर लीक हो गए। आपको बता दें कि यहाँ पर सॉल्वर कॉलेज के बाहर बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे थे और प्रेक्टोरियल बोर्ड को इस बात की सूचना मिली, जिसके बाद प्रेक्टोरियल बोर्ड ने मौके पर पहुंचकर 8 से 10 छात्र छात्राओं को पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही SP सिटी विकास कुमार भी मौके पर पहुंचे और वहीं छात्र छात्राओं के मोबाइल को जब्त कर पेपर देने के लिए केंद्र के अंदर भेज दिया गया है। आपको बता दें, पेपर देने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि उन्हें पेपर कहां से मिला था। इसकी जानकारी के लिए मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। तो वहीं प्रधानाचार्य की ओर से तहरीर दी जा रही है और मामले में मुकदमा दर्ज कर पेपर लीक करने वालों की जानकारी ली जाएगी। पेपर आउट होने का मामला आज मेरे भी प्रकाश में आया है। हमारे महाविद्यालय के बाहर सड़क पे, बाउंड्री के पास फुटपाथ पे कुछ बच्चों की मोबाइल जब्त की गई है हमारे प्रेक्टोरियल बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुछ आज के BSc 3rd ईयर के जूलॉजी और मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र कुछ एक मोबाइल में मिले हुए हैं। उनकी सूचना समय पर विश्वविद्यालय को भी और पुलिस को भी दे दी गई है और पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ मामले। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।